हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैपिंग की क्लासेस। तो सबसे पहले हमें मैपिंग में ये देखना है कि पृथ्वी के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट हैं, अर्थात पृथ्वी कितने भागों में डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद देखेंगे साउथ अमेरिका, उसके बाद देखते हैं अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और जो सबसे साउथ में है उसको हम सबसे लास्ट में देंगे, तो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये डिवाइड कैसे किए गए। इस जो हमें अभी मैप दिखाई दे रहा है, हमें सबसे पहले ये देखिए कि पृथ्वी के ऊपर डायरेक्शंस कैसे क्या डिसाइड की गई। तो पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ये ऐसे 4 डायरेक्शंस में है। तो सबसे ऊपरी हिस्से को नॉर्थ डायरेक्शन, इसकी जब हम लेफ्ट में नीचे जाएंगे तो हम वेस्ट, साउथ एंड ईस्ट, अर्थात ये जो हिस्सा है इसको हम बोलेंगे वेस्ट, इसको साउथ, नॉर्थ एंड ईस्ट। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि पृथ्वी को 2 भागों में लैटिट्यूडनली कैसे बांटा गया है। हमें जो ये एक पतली सी रेखा दिखाई दे रही है, ये वाली रेखा, ये पृथ्वी को 2 इक्वल भागों में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो इसलिए हमने इसका नाम दे दिया इक्वेटर। इक्वेटर दे दिया तो जिसको जो इक्वेटर है, ये क्या, सबसे पहले हमें देखिए क्या है कि वास्तविक रेखा है पृथ्वी के ऊपर या कैसे बनाई गई है। ये कोई भी वास्तविक रेखा नहीं, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन, जो पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अब ये 2 भागों में डिवाइड करने के बाद पृथ्वी के एक हो जाता है ऊपरी भाग, एक हो जाता है नीचे वाला भाग। ऊपरी भाग किस डायरेक्शन में, जो मैंने अभी आपको बताया है नॉर्दर्न, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में इसलिए हमने इसको नाम दे दिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो साउथ डायरेक्शन में है इसलिए हमने इसको दे दिया सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर। सबसे पहली चीज तो ये याद रखनी है। अब आते हैं सेकंड पे। इसको रफ कर देते हैं। अभी जैसे इसको लैटिट्यूडनली बांटा है इक्वेटर में, ये जो अभी मैंने आपको बताया, ऐसे ही इसको ऊपर से नीचे भी बांटा गया है। ऊपर से नीचे ये वाली लाइन है, ये यहां से यहां, ये जो सीधी जा रही है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो इक्वेटर के नाम से जानी जाती है इसको। ऐसे इसको भी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब पृथ्वी 4 हिस्सों में बट गई है। अब जो ये है, जैसे ये है इक्वेटर,
ये इसको दो हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रहा था, नॉर्दर्न एंड नीचे वाला सदर्न। ऐसी जो ये वाली 0 डिग्री है, ये भी इसको दो भागों में डिवाइड करती है, एक ये एंड ये ईस्टर्न एंड ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इस तरीके से ये तो होगा दिशाओं के रूप में। दिशाओं के रूप में होगा तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में आता है, यानी हमारी पोजीशन किस हेमिस्फीयर में है। तो इसकी देखने के लिए हमने जो डायरेक्शन बांटी है उन पे देखते हैं कि हम किस हेमिस्फीयर में। फिर से ड्रॉ करते हैं, ये इक्वेटर हो गया, ये 0 डिग्री वाली हो गई लॉन्गिट्यूड। इसमें इंडिया की पोजीशन कहाँ है? इसमें इंडिया की पोजीशन ये रही, एशिया में। तो इधर हमने क्या क्या बोला था, इसको ईस्टर्न बोलते हैं, इसको नॉर्थ। तो यहां से जो ये एक दूसरे को काटते हैं, यहां से किस डायरेक्शन पे है, अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री। तो हम मैप के हिसाब से देखें तो इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड के मैप में है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब आगे वाला क्वेश्चन आता है कि ये जो इक्वेटर है, मतलब जो सूरज इक्वेटर है, ये वाला जो सूरज है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सीधी किरणें इक्वेटर पे पड़ती हैं सूरज की। ये वाली ऐसे, इसलिए यहाँ पे इवनिंग के टाइम पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, डल इवनिंग में यहाँ बारिश होती है। तो हम जान सकते हैं कि जहां ज्यादा बारिश होती है वहां पेड़ पौधे भी ज्यादा होंगे। तो जैसे ये वाला है साउथ अफ्रीका का ये वाला एरिया, यहाँ भी घने जंगल हैं। ये अफ्रीका का ये वाला एरिया, यहाँ भी घने ज्यादा जंगल हैं। और जो ये वाले छोटे छोटे द्वीप आपको जो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं। जहां भारत अभी पाम ऑयल इंपोर्ट करता है वो ज्यादातर इन्हीं जंगलों से हमें प्रोवाइड किया जाता है। जब हम खरीदते हैं तो यहीं से इंपोर्ट किया जाता है। अब ऐसे ही हम आगे देखते हैं कि क्या पृथ्वी की जो ये किरणें हैं तो क्या पूरी पृथ्वी पे किरणें बराबर पड़ती हैं? नहीं, ये पृथ्वी की पूरी किरणें बराबर नहीं पड़ती हैं पृथ्वी पे। तो देखते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी अपनी एक्स से, क्या पृथ्वी अपनी एक्स से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री झुकी हुई होने के कारण मतलब ये 0 डिग्री है, अक्षांश है ये वाला। तो एक लाइन इसके ऊपर से जो 23.5 डिग्री वाली है, ये वाली कहां से, जो इंडिया के नीचे से काटती हुई निकलती है, एक 23.5 डिग्री ये है। इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये जो मध्य है ये है इक्वेटर। अब जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है जो ये वाली रेखा है,
इसको बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, टॉपिक ऑफ कैंसर, करेक्शन, टॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाली रेखा। और इस वाली रेखा को बोलते हैं टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इन तीनों के नाम याद रख लेना। अब टॉपिक ऑफ कैंसर है, वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से होके गुजरती है? तो सबसे पहला है नॉर्थ अमेरिका से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। सेकंड अफ्रीका से होके गुजरती है। थर्ड एशिया से होके गुजरती है। तीन कॉन्टिनेंट हैं, जो तीन कॉन्टिनेंट ऐसे हैं जिनको ये काटती है। ऐसे ही इक्वेटर, इक्वेटर कौन कौन से वो काटती है? साउथ अमेरिका को, अफ्रीका को एंड एशिया को। तीन हो गए। अब तीनों के अपने को नाम पता होना चाहिए कि कौन सी रेखा कौन से को काटती है। जैसे कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये नॉर्थ अमेरिका को, अफ्रीका एंड एशिया। इक्वेटर है वो साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये काटती है साउथ अमेरिका, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो तीनों का अलग अलग डिवाइडेशन हमें याद होना चाहिए, तभी हम इसको कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सही कर पाएंगे। इससे अगला हम देखते हैं। चलो रफ कर देता हूं। इससे आगे हम देखते हैं, अभी नॉर्थ अमेरिका पे आ जाते हैं, जो कि ये वाला हिस्सा है। चलो पढ़ते हैं नॉर्थ अमेरिका। ये है अपना नॉर्थ अमेरिका। सबसे पहला क्वेश्चन आता है नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं? तो नॉर्थ अमेरिका में टोटल कंट्री है 23। याद रखने लायक क्वेश्चन है 23 में हम ये देखते हैं कि बड़े कंट्री कौन से हैं। तो हम क्या देख रहे थे कि टोटल कितने कंट्री हैं इसमें। तो इसमें है टोटल 23 कंट्री, जिसमें जो बड़े बड़े कंट्री हैं वो है मैक्सिको, जो कि नीचे की सबसे नीचे एक्सट्रीम साउथ में है। उसके बाद है यूएसए ये एंड कनाडा, ये कनाडा। एंड इसका एक बगल में है ये ग्रीनलैंड, जो अलग ही दिखाई दे रहा है आपको। ग्रीनलैंड वैसे देखें तो ग्रीनलैंड है वो है डेनमार्क के अधीन। डेनमार्क एक कंट्री है, कहाँ है, जो कि आपको इस पे दिखेगा मैप पे। डेनमार्क है ये रहा, यहाँ है डेनमार्क। और ये क्या है, ग्रीनलैंड ये रहा। वैसे तो देखें तो ये इसके अधीन है, डेनमार्क के अधीन है, लेकिन फिजिकली देखेंगे हम तो ये है नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, डेनमार्क। अब जैसे देख रहे हैं सबसे पहले यूएसए, जिसके अंदर 50 स्टेट है। कितने स्टेट है? 50 स्टेट।
उसके बाद ये ऊपर वाला कनाडा रहा, ये वाला इससे कनाडा का। उसके बाद ये नीचे मैक्सिको जो आपको नीचे दिखाई दे रहा पूंछ टाइप, ये वाला। तो सबसे बड़ी कंट्री है, इस लैंड का जो 90% हिस्सा नहीं 98% हिस्सा, इसका ये 98% हिस्सा है, ये सिर्फ इन तीनों चारों कंट्री के पास है, तीनों चारों कंट्री के पास है। इसके अलावा जो 19 कंट्री और बच गए, वो टोटल 19 कंट्री ओनली इस लैंड के 1% हिस्से में बसे हुए हैं, 1% हिस्से में। अब हम देखेंगे कि 1% हिस्से में बसे हुए हैं, तो वो कहाँ है। वो देखो, ये जो दिखाई दे रहे हैं, इसका नीचे का जो हिस्सा है, ये वाला जो छोटे छोटे द्वीप हैं, जो इस मैप में देखेंगे हम, वर्ल्ड मैप है, ये वाले, ये 1% हिस्सा है। इसमें बसे हुए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो दो कॉन्टिनेंट हैं, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, इसको डिवाइड कैसे किया है। यहां एक नहर गुजरती है, कैनाल, स्ट्रेट जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पैनामा, स्वेज के नाम से जानी जाती है। अब जो कैनाल है वो किसको बोलते हैं कैनाल, एक ऐसा स्थलीय हिस्सा, एक ऐसा पानी का जो हिस्सा है, वो जो दो कॉन्टिनेंटों को जो अलग करता है, वो कैनाल कहलाती है, कहलाती। जैसे इसको मैं रफ करता हूं थोड़ा, तो आपको इजीली दिख जाएगा ये। देखो, अब देखता, ये जो है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये पैनामा कैनाल है। अब जो मैक्सिको कंट्री है, इधर से भी ये कुछ दिखाई दे रहा होगा आपको, पानी का हिस्सा, ये भी दिखाई दे रहा होगा, देखो ये, इसको क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इसको क्या बोलेंगे हम, गल्फ ऑफ मैक्सिको, यानी मैक्सिको की खाड़ी। अब खाड़ी नाम क्यों दिया गया इसको, खाड़ी एक पानी का ऐसा हिस्सा होता है या ऐसा भाग होता है जो तीन ओर से जमीन से घिरा हुआ हो, उसको हम क्या नाम देते हैं, खाड़ी। ठीक है, ऐसे ही अब आगे चल के देखते हैं कि ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर बताया, इक्वेटर के ऊपर और नॉर्थ अमेरिका के साउथ में का हिस्सा, ये क्या बोलते हैं इसको, पानी वाले हिस्से को, ये टोटल पानी वाला हिस्सा है, ये है पैसिफिक ओशियन। इसको भी इक्वेटर दो भागों में बांटता है, इसके ऊपर वाले को नॉर्थ पैसिफिक बोल देंगे, नीचे वाले को साउथ पैसिफिक बोल देंगे। अब यदि हम देखें कि ये हमने 0 डिग्री बताया, ये वाली रेखा, ये हमने इक्वेटर बताया। अब पृथ्वी गोलाकार है, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ी देखने लायक बात है कि यदि अमेरिका का कोई इंसान यदि इंडिया आना चाहे, तो क्या वो ये रूट फॉलो करके आएगा
या इधर से जो ये इससे आगे का हिस्सा है, जो इससे आगे का आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है, इससे आगे का हिस्सा पृथ्वी पे इधर आके जुड़ जाता है। क्यों? पृथ्वी गोलाकार है, गोलाकार है तो ये जुड़ जाता है। इस वाले में जुड़ जाता है यहां आगे। तो कोई इंसान यहां से यहां चल के आए, यहां से यहां, ये यूएसए चल के आए, यहां से कहा इंडिया, इससे शॉर्ट रास्ता इसको पड़ेगा कि ये पैसिफिक ओशियन को फॉलो करते हुए इधर से आए तो ये जल्दी पहुंचेगा। तो इसमें हम आगे देखते हैं कि छोटे छोटे और कंट्री, कितने कंट्री हैं इसमें। चलो ये रफ कर देते हैं, इससे आगे देखते हैं। इसी मैप पे आते हैं, फिर से हम ये देखते हैं। यूएसए में टोटल कितने स्टेट है? 50 स्टेट है। ऐसे ही जो ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है ऊपर, ये फिजिकली देखें तो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन वैसे इस पे किसका अधिकार है? डेनमार्क का। अब आगे वाला देखते हैं कि पृथ्वी के, क्या पूरी पृथ्वी पे जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं क्या वर्टिकली पड़ती हैं? तो ऐसा तो नहीं है। तो अगला क्वेश्चन अपने दिमाग में ये आता है, जैसे इक्वेटर पे वर्टिकल पड़ती हैं तो मैक्सिमम ऊपर की तरफ जब हम चलेंगे तो क्या इक्वल पड़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या नीचे की तरफ चलेंगे तो क्या इक्वेटर पे जितनी गर्मी पड़ती है क्या उतनी सूर्य की किरणें यहां पड़ेंगी? तो क्या इतनी गर्मी पड़ेगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये वाला है और 23.5 डिग्री साउथ, इन पे सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती है। क्यों? अब ये बोलें क्यों 23.5 डिग्री पर? क्यों? ये इसलिए क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहां से जब हम ऊपर चलेंगे, इसको छोड़ के और इसको छोड़ के ऊपर और नीचे चलेंगे तो इससे ऊपर का टेम्परेचर है वो पृथ्वी पे कम होता चला जाता है, और ऊपर चलते चलेंगे और ऊपर चलते चलेंगे तो हमें नीचे तो आ जाएगा अंटार्कटिका, ऊपर आ जाएगा आर्कटिक। अंटार्कटिका पे बर्फ जमी रहती है, यहाँ पृथ्वी की किरणें पहुंचती ही नहीं है। ऐसे ही सेम आर्कटिक पे है, यहाँ भी पृथ्वी की किरणें नहीं पहुंचती है, इसलिए यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जहां पर इंसान का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल है। अब इससे आगे का भाग हम देखेंगे अगले वीडियो में।